Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Things Around Us. Introduction. In our day-to-day life, we come across a number of objects around us. There is a huge variety of things such as plants, trees, birds, insects, animals, and humans. All these things are living things. Biologists divide living things into two groups, plants and animals. Look at the world around you. You are surrounded by a huge variety of things. There are objects such as a table, a chair, the book you are reading, and a pen or pencil you may be holding. Through the window, you may see an electric pole, a letterbox, a car, and a cycle. All these things are non-living things. देखिए अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, है ना. ह्यूज वैरायटी ऑफ थिंग्स, जैसे आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट, ये सारे आपके लिविंग थिंग्स हैं. और जबकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि टेबल, चेयर, बुक जिसे आप पढ़ रहे हैं, राइट, पेंसिल है, पेन है, ये सारी आपकी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, जिसके बारे में आपको पता होगा. लिविंग थिंग्स. Animals vary from the tiny one-celled amoeba, which is seen clearly under a microscope, to the huge blue whale, which may reach a length of 30 meters and weigh up to 153 tons. Plants are most successful organisms on the earth. They are entirely self-sufficient and hence are far superior to animals which eat plants or other animals to survive. But in spite of it, there are certain characteristics that make all living things special. This distinguishes them from lifeless objects. All living things have a cellular structure and adapt to their environment. They are able to move, grow, reproduce, respond to stimulus, and perform certain chemical activities, etc. Now we shall read about these characteristics. अच्छा देखिए, एनिमल्स आपके वेरी करते हैं, यानी कुछ बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे कि अमीबा की बात करें, जैसे हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, से लेके आपका ब्लू वेल जो है, जो इतना बड़ा है, जिसकी लेंथ है लगभग आपकी 30 मीटर होती है और उसका वेट होता है 153 टन्स. तो प्लांट जो है आपकी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म है अर्थ में, क्योंकि वो सेल्फ सफिशिएंट है ना. तो इसीलिए वो आपके फार बेटर हैं, फार सुपीरियर है टू एनिमल्स. बट इन सब के बावजूद भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हर लिविंग बीइंग को स्पेशल बनाते हैं, ओके, और जिसकी वजह से हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं लिविंग को नॉन लिविंग थिंग्स से. तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनका सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है, ओके, और अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर लेते हैं. ये आप अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ के आए होंगे. इसके अलावा वो मूव करते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट. नाउ इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. नंबर 1, मूवमेंट. Animals move from place to place to find food and shelter. In times of danger, swift movement is a difference between safety and death. Animals move in many ways. Fins enable fish, such as salmon, to swim hundreds of kilometers in search of a place to mate. अच्छा देखिए, एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, राइट, फूड की तलाश में, शेल्टर की तलाश में. और जब खतरे के टाइम पे क्या होता है, जो स्विफ्ट मूवमेंट होता है वो आपका डिफरेंस होता है सेफ्टी और डेथ के बीच का. अब एनिमल्स जो हैं वो भी कई तरीके से मूव करते हैं. जैसे फिन्स जो हैं फिश को मूव करने में हेल्प करती हैं. जैसे कि सैमन एक फिश है जो कि स्विम करती है हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स एक ऐसा प्लेस ढूंढने के लिए टू मीट. द कंगारू यूजेस इट्स एंटायर बॉडी एज अ giant pogo stick to bounce along the Australian plains looking for scarce patches of grass upon which to graze. अब जैसे आपका कंगारू अपनी पूरी बॉडी को यूज़ करता है एज अ जाइंट पोगो स्टिक, ओके, जो बाउंस करता है ऑस्ट्रेलियन प्लेन्स में, जो कि स्कार्स पैचेस के लिए देखता है, सर्च करता है, ओके, जिसमें कि वो ग्रेस कर सके. मोस्ट प्लांट्स डू नॉट मूव इन द सेम वे एज एनिमल्स डू. ओनली पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स मूव. द स्टेम ऑफ द कॉमन हाउस plant devil's ivy bends toward the sunlight coming through windows. Its leaves turn to catch the sun rays. The action of a plant or its part turning towards or away from light is called phototropism. अच्छा देखिए, ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो इस तरह से मूव नहीं करते जैसे कि एनिमल्स करते हैं. उनकी कुछ सर्टेन पार्ट्स होते हैं जो मूव करते हैं, राइट. एक आपका कॉमन हाउस होल्ड प्लांट है, दैट इज डेविल्स आइवी. अब ये क्या करता है, जहाँ से सनलाइट आ रही होती है ना उसकी तरफ ये बेंड करता है.
राइट। तो जो एक्शन होता है प्लांट का या जो इसके पार्ट का जिसमें ये आपके लाइट की तरफ टर्न कर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। Do you know the Arctic tern begins its journey near the Arctic, travels south to its winter quarters in the Antarctic, and then flies back north again? Its yearly trip gives the tern the long distance record for birds in flight. For 7 months of every year, the Arctic tern is in flight, covering a distance of nearly 32,000 kilometers. The ability to move through the environment is an important characteristic of many living things. आर्कटिक टर्न के बारे में आपने सुना होगा। आर्कटिक टर्न एक्चुअली में आपकी एक माइग्रेटरी बर्ड है। ये अपनी जर्नी स्टार्ट करती है आर्कटिक से, देन इट ट्रेवल्स साउथ टू इट्स विंटर क्वार्टर्स इन द एंटार्क्टिक, और उसके बाद फिर से अगेन ये नॉर्थ में वापस आ जाती है। तो इसका जो ईयरली ट्रिप होता है, इसकी वजह से इसको इसके नाम एक लॉन्ग डिस्टेंस रिकॉर्ड है। 7 मंथ्स तक ये जो बर्ड है यानी कि आर्कटिक टर्न है, ये उड़ती रहती है, जिससे कि डिस्टेंस कवर करती है 32,000 किलोमीटर्स का। सोचिए, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि डिस्टेंस कितना ज़्यादा है। तो ये जो एबिलिटी है ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है बहुत सारे लिविंग थिंग्स का। 1.2 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Standing under a giant oak tree, you will be surprised to know that it grew from a tiny acorn, oak fruit. But growing things do more than just increase in size. They also develop and become more complex. For example, a tadpole swims for weeks in a summer pond. However, one day it becomes a frog that sits near the water edges. Different organisms grow at different rates. A human will grow from a newborn baby to an adult in about 18 years. But puppies become adult dogs in only a few years. And a lima bean seed become a bean plant in just a few weeks. Some living things such as certain insects can change from an egg to an adult within a few days. This happens because new cells are constantly being formed in the body of living beings through cell division. अच्छा, आप कभी ओक ट्री के नीचे खड़े होंगे, बहुत बड़ा पेड़ होता है, तो आप बड़े सरप्राइज होंगे ये जान के कि ये जो इतना बड़ा बना है वो एक्चुअल में किसी छोटे से अकॉर्न यानी कि ओक फ्रूट से बना है। अब कोई भी चीज़ ग्रो करती है, दैट रियली डजंट मीन कि सिर्फ उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, एक्चुअली वो डेवलप भी हो रहे हैं, उनकी बॉडी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही है। जैसे अच्छा टेडपोल है ना, वो समर पॉन्ड में आपका स्विम करता रहता है, ओके, और एक दिन जब वो एडल्ट बन जाता है, जब वो फ्रॉग बन जाता है, तो वो क्या करता है, वाटर एज के नियर बैठा होता है। तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट रेट से ग्रो करते हैं। ह्यूमन जो है न्यू बॉर्न बेबी से अडल्ट बनता है 18 ईयर्स में, पपीज़ अडल्ट डॉग बनते हैं कुछ ही साल में। इसी तरह से आपका जो बीन सीड से बीन प्लांट बनता है फ्यू वीक्स में, और कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी हैं जो एग से अडल्ट में चेंज हो जाते हैं कुछ ही दिनों में। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो न्यू सेल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली बन रहे होते हैं लिविंग बींग्स की बॉडी में थ्रू सेल डिविजन। 1.3 लाइफ स्पेन। One of the important characteristics of living things is lifespan, or the maximum length of time organisms can be expected to live. Lifespan varies greatly from one type of organism to another. For example, an elephant lives for about 60 or 70 years, while a bristlecone pine tree may live to be 5,500 years old. अच्छा, लाइफ स्पेन का मतलब क्या होता है कि वो टाइम ड्यूरेशन जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उस टाइम तक जिंदा रहता है। ओके, मतलब ये एक्सपेक्टेड होता है कि वो इतना टाइम तक, उसकी जो मैक्सिमम लेंथ क्या है। ओके, तो लाइफ स्पेन जो है वो भी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिफर करता है। जैसे एलिफेंट की अगर हम एज की बात करें तो ये आपका एवरेज होता है 60 to 70 ईयर्स, जबकि जो ब्रिस्टलकोन पाइन ट्री है वो 5,500 साल तक रह सकता है। देखिए, आपको एक टेबल दी गई है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म और उनकी लाइफ स्पेन के बारे में। जैसे कि बैक्टीरिया 20 मिनट्स का लाइफ स्पेन होता है उसका, पी 1 ईयर, हाउस फ्लाई 1 to 4 months, mouse 2 to 3 years, lion 20 से 25 साल, and tortoise 120 to 150 years. 1.4 reproduction. An organism becomes extinct when it no longer produces other organisms of the same kind. In other words, all living things of a given kind would become extinct if they did not reproduce.
The process by which living things produce the same type of living things or their own kind is known as reproduction. Crocodiles only reproduce crocodiles. You are a human because your parents are human. An easy way to remember this is like produces like. अच्छा देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो रिप्रोड्यूस ना करे, अपने यंग वंस को, अपनी ऑफरिंग्स को जन्म ना दे, तो क्या होगा? वो जो स्पीशीज़ है वो तो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, है ना? तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे सेम काइंड के, तो दे विल बिकम एक्सटिंक्ट. तो ये जो प्रोसेस है जिसमें लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस करते हैं सेम टाइम ऑफ लिविंग बीइंग्स, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. ओके, अब जैसे क्रोकोडाइल है, वो क्रोकोडाइल को ही रिप्रोड्यूस करेगा. हम ह्यूमन हैं बिकॉज आवर पेरेंट्स आर ह्यूमन, राइट? सो एक इजी तरीका है याद करने का, लाइक प्रोड्यूसेस लाइक. 1.5 response. What happens when you touch a hot cup? You immediately withdraw your hand. This is how you react to the change in your environment. All living beings react to changes around them. Scientists call each of the signals to which an organism reacts as a stimulus. It is any change in the environment or surroundings of an organism that produces a response. A response is some action or movement of the organism. Stimuli may come from inside an organism's body. Even plants respond to stimulus. The leaves of mimosa plant fold when they are touched. अच्छा देखिए, जब आप एक हॉट कप को टच करते हैं तो क्या करता है? आप इमीडिएटली अपना हाथ विड्रॉ कर लेते हैं. तो आप इस तरह से रिएक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट की तरफ. तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं, हर लिविंग बींग रिएक्ट करता है उसके आसपास, उसके सराउंडिंग में होने वाले चेंजेस के अगेंस्ट. तो ये जो सिग्नल्स होता है, जो साइंटिस्ट इन सिग्नल्स को कहते हैं, जो एक ऑर्गेनिज्म जिसमें रिएक्ट करता है, दैट इज स्टिमुलस. तो कोई भी चेंज आपके एनवायरनमेंट में या सराउंडिंग में होता है तो वो आपका एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी जो कोई एक्शन कर रही है, राइट? कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एक्शन कर रहा है और या मूवमेंट कर रहा है, जैसे कि मिमोसा प्लांट, जैसे टच मी नॉट भी कहा जाता है, उसकी लीव्स को जैसे ही टच करेंगे तो वो फोल्ड हो जाती है. 1.6 cellular structure. All living things, both plants and animals, are made up of some basic structural units called cells. Cells are the basic building blocks of life. Most cells are so small that thousands must be placed side by side to make a centimeter. The cell itself is made up of protoplasm. It is like a blob of jelly but contains many minute structures. A dense central spot called the nucleus is the most important of them. It acts as the brain of the cell. All the protoplasm outside the nucleus is called cytoplasm. Chloroplasts are large, irregular shaped structures floating in the cytoplasm. They are green and contain a green pigment called chlorophyll. Chlorophyll captures the energy of sunlight and uses it to make food for the plant cells. Chloroplasts are found only in plant cells. जितने भी आपके प्लांट्स या एनिमल्स हैं, ये सभी कुछ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट से बने हैं जिन्हें कहा जाता है सेल्स. एंड आपको पता होगा जो सेल्स है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ की. सेल्फ अपने आप में जो है वो बना है प्रोटोप्लाज्म से. ये आपका एक ब्लॉब होता है जेली का, बट इसमें बहुत सारे माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं. इसमें एक डेंस सेंट्रल स्पॉट होता है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियस. ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये सेल के ब्रेन की तरह काम करता है. एंड आपका जो प्रोटोप्लाज्म है न्यूक्लियस के आउटसाइड, उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म. क्लोरोप्लास्ट आपके लार्ज इरेगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे होते हैं और ये ग्रीन कलर में के होते हैं क्योंकि इनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल. अब क्लोरोफिल क्या करता है? ये सन की एनर्जी को ट्रैप करता है जिसकी वजह से प्लांट्स खाना बनाते हैं, राइट? तो क्लोरोप्लास्ट आपके प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं बिकॉज ओनली ग्रीन प्लांट्स मेक फूड. 1.7 adaptation. We know that the trunk is a special feature of all elephants. This trunk is powerful enough to tear large branches from trees. Yet it is delicate enough to pick up a single nut thrown by a child in a zoo. Birds have light and hollow bones, which is certainly an advantage to any flying animal. They are also covered with feathers, which provide them a lift.
All these examples show that a living organism develops certain characteristics which help it to live and survive in its environment. This is called adaptation. It is the process by which a living organism learns to survive and reproduce in its environment. देखिए एलिफेंट्स की ट्रंक हम सब ने देखी है और इसका स्पेशल फीचर है, और ये इतनी पावरफुल होती है कि जो बड़ा सा प्लांट होता है ना, उसकी लार्ज ब्रांच को ये टेयर कर सकता है। एंड उसके बाद एंड येट इट इज़ डेलिकेट, इतनी डेलिकेट होती है कि जो सिंगल नट एक चाइल्ड जो थ्रो करता है ये उसको पिक करे। बर्ड्स के लाइट एंड हॉलो बोन्स होती है जिसकी वजह से उनको फ्लाई करने में आसानी होती है। तो एक जितने भी एग्जांपल्स हैं वो शो करते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर देते हैं जिसकी वजह से वो अपना एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड अडैप्टेशन। 1.8 एक्सक्रीशन। We know that living beings carry out many life processes like respiration and digestion of food. During these processes, some waste are produced in the body. अच्छा देखिए, लिविंग बींग्स की बॉडी में ना बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन है, फूड का डाइजेशन है। तो जब ये प्रोसेस होते हैं तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी आपके प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में, राइट? वेस्टेज इफ अलाउड टू अक्यूमुलेट इन द बॉडी may cause harm, so they are removed from the body. The process in which wastes are removed from the body of plants and animals is called excretion. Animal wastes are mainly urine, sweat and carbon dioxide, but plant wastes are mainly carbon dioxide and water vapor. अब जब ये वेस्ट प्रोड्यूस हुए हैं बॉडी में और अगर ये बॉडी में एक्यूमुलेट हो गए तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्म हो सकते हैं। तो इसीलिए इन वेस्ट का बॉडी में से बाहर निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। यानी जिस प्रोसेस में आपका वेस्टेज जो है प्लांट या एनिमल की बॉडी से रिमूव होते हैं। अब एनिमल वेस्ट में आपका मेनली होता है यूरिन, स्वेट या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि प्लांट वेस्ट में आपका मेनली होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। चलिए, ये तो हमने पढ़ा था लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब हम बात करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। You see hundreds of non-living things every day. These things share one important characteristic, that they are all forms of matter. Matter is what the world is made of. All non-living things such as table, chair, book, pen, pencil, car and machine consist of matter. In this background, the general characteristics of matter or non-living things are as matter. अच्छा देखिए, hundreds of non-living things हमें दिखती हैं हर रोज़, तो इनका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, ये सारा एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं दैट कि ये आपके मैटर से बने, राइट? तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स अब पढ़ते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के। 1.9 mass. The most important general property of matter is that it has mass. All of the objects around you have mass, but what is mass? Mass is amount of matter in an object. The mass of an object does not change unless some matter is either removed from the object or added to it. The amount of mass in all kinds of matter is not same. For example, iron has more amount of mass than aluminium and wood. Mass is measured in units called grams and kilograms. The mass of this book is about 200 grams. देखिए, मास क्या है आपका? एक इम्पॉर्टेंट और जनरल प्रॉपर्टी है मैटर की, दैट एवरी मैटर हैज मास, है ना? जितनी भी ऑब्जेक्ट है हमारे आसपास, एवरीबडी हैज मास। बट व्हाट इज मास? एक्चुअली मास क्या है आपका? अमाउंट ऑफ मैटर जो उस ऑब्जेक्ट में है। अच्छा, जो मास है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो चेंज नहीं हो सकता जब तक कि आप उसमें कुछ रिमूव ना करें उससे, या उसमें कुछ ऐड ना करें उस ऑब्जेक्ट में। अब अमाउंट ऑफ मास होता है ऑल काइंड ऑफ मैटर में आपका सेम नहीं होगा। जैसे कि आयरन का जो है अमाउंट ऑफ मास आपका ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली एल्यूमिनियम और वुड के। मास को मेजर किया जाता है इधर ग्राम और किलोग्राम। तो जो मास है, जो बुक आपकी है, वो भी अराउंड होगा आपका 200 ग्राम्स। Activity 1. Remember, the more amount of mass in an object, the more its weight or the force of gravity acting on it at a given place. Take 3 balls having the same volume made of iron, aluminium and wood. Measure their weight separately. What do you observe? Although all the 3 balls are the same size, volume, but they do not weigh the same. The iron ball is the heaviest of the 3 and the wooden ball is lighter than the aluminium ball. It proves that mass in all matter is not the same. देखिए,
अब आपको ये चीज़ याद रखनी है, जितना ज़्यादा मास होगा एक ऑब्जेक्ट का, अमाउंट ऑफ मास होगा, उसका वेट उतना ही ज़्यादा होगा। अब 3 चीज़ें ली हैं सेम वॉल्यूम की, बट तीनों में अलग अलग मटेरियल है, यानी एक आयरन से बना है, एक एल्यूमिनियम से, एक वुड। जब आप तीनों को ही मेजर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आयरन बॉल है उसका वेट ज़्यादा होगा और आपका जो वुडन बॉल है उसका वेट सबसे कम होगा। ओके, तो ये क्या प्रूव करता है कि जो मास है हर मैटर का वो सेम नहीं होता। 1.10 वॉल्यूम। Let's use the book in your hand to help you to discover another general property of matter. Suppose you wrap a piece of paper around the entire book and then take out the book from the wrapper. चलिए, जो बुक आप पढ़ रहे हैं आप उसे अपने हैंड पे लेंगे, राइट? अब आप क्या करेंगे, देखिए सपोज हमने इसमें पीस ऑफ पेपर को रैप करना है एंटायर बुक में, ओके, एंड फिर आपने क्या करना है, उस बुक को उस रैपर में से निकालना है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड द रैपर? अब आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि उस रैपर के अंदर क्या रह गया? यू वुड probably use the word space. Hence, an important property of matter is that it occupies a space, and when the book is occupying its space, nothing else can be in that same space. So the amount of space which an object occupies is called its volume. The units used to express volumes are liter, milliliter, cubic centimeter, etc. तो देखिए आप यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे स्पेस, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैटर की, दैट इट ऑक्यूपाइज स्पेस। सो कोई भी मैटर है ना, एनी सब्सटेंस दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज मैटर। तो जब आपका क्या है, आपकी बुक जो है स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है ना, तो उस स्पेस को और कुछ नहीं ले सकता। तो जो यूनिट्स हैं वो दोबारा बोलती हूँ, द यूनिट्स है। The units used to express volumes are liter, milliliter, cubic centimeter, etc. तो देखिए आप यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे स्पेस, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैटर की, दैट इट ऑक्यूपाइज स्पेस। तो मैटर की वैसे डेफिनेशन ही है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। शिट, फिर से गलत हो गया, लास्ट है। The units used to express volumes are liter, milliliter, cubic centimeter, etc. सो अभी आपके एक क्वेश्चन था कि उस रैपर के अंदर क्या बचा, तो हम क्या यूज़ करेंगे उस वर्ड को, स्पेस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी मैटर की, दैट इट ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर की डेफिनेशन ही है एनी सब्सटेंस दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज मैटर। सो जो अमाउंट ऑफ स्पेस एक ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई कर रहा है उसे हम कहते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को एक्सप्रेस किया जाता है इन यूनिट्स में। 1.11 weight. Weight is another general property of matter. Mass is the reason that an object has weight. In order to understand what weight is, you must know about gravity. You notice that when a ball is thrown up in the air, sorry, in order से पढ़ती हूँ. In order to understand what weight is, you must know about gravity. You notice that when a ball is thrown up in the air, it soon falls to the ground. And you know that an apple that drops off a tree falls down, not up. The ball and the apple fall to earth because of the earth's force of attraction for them. The force of attraction on objects is called gravity. The pull of gravity on an object determines its weight. On the earth, your weight is a direct measure of the earth's force pulling you towards its surface. The pull of gravity between objects weakens as the distance between their centers become greater. So at a high altitude, for example, on top of a tall mountain, you actually weigh less than on the surface of the earth. अच्छा, वेट भी ना दूसरी आपकी प्रॉपर्टी है मैटर की। तो मास रीज़न है कि एक ऑब्जेक्ट का वेट होता है। अब वेट को समझने के लिए आपको ग्रेविटी के बारे में पता होना चाहिए। आपने देखा होगा कि एक बॉल को जैसे हम ऊपर हवा में फेंकते हैं तो ये जल्दी ग्राउंड पे आ जाती है ना। एक एप्पल जो है आपका ट्री से जब गिरता है वो नीचे आता है, ऊपर नहीं जाता। तो बॉल एंड एप्पल आपके अर्थ में फॉल हुए बिकॉज ऑफ अर्थ्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है अर्थ का, जिस फोर्स से वो सारी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो जो पुल है ग्रेविटी का किसी भी ऑब्जेक्ट में, वो उसके वेट को डिटरमिन करता है।
अर्थ पे आपका जो वेट है वो डायरेक्ट मेजर होता है अर्थ का जो फोर्स है जो पुल कर रहा है आपको अपने सरफेस की तरफ। तो जो पुल ऑफ ग्रेविटी होता है ऑब्जेक्ट के बीच में वो वीक करता है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स वो ग्रेटर हो जाते हैं। सो इसीलिए हाई एल्टीट्यूड पे, जैसे कि एक टॉल माउंटेन है, उसके टॉप पे आपका वेट जो है ना वो कम होगा कंपैरेटिवली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। 1.12 मास एंड वेट। Mass does not change with a change in location. So no matter what happens to the force of gravity, mass stays the same and only the weight changes. From the above properties, a more comprehensive definition of matter has emerged, and it is anything that has mass and occupies a space is matter. अच्छा, मैटर जो है ना लोकेशन की वजह से चेंज नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो क्या है, मास जो है वो सेम ही रहेगा, ओनली वेट चेंजेस। ओके, सो ये जो प्रॉपर्टी है उससे एक आपकी डेफिनेशन आती है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज मैटर। डू यू नो do we have anything around us that is not matter? The answer is sound, heat and vibration. They are not matter but forms of energy. हमारे आसपास ऐसी कोई चीज़ है जो मैटर नहीं है? तो ऑफ कोर्स है, जैसे कि आपके साउंड, हीट और वाइब्रेशन, ये आपकी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। 1.13 डेंसिटी। Suppose you were asked to determine what is heavier, wood or lead. Perhaps you would suggest comparing the masses of the two in equal volume on a balance. And you are right. When you do this, you will discover that a piece of lead has greater mass than a piece of wood of the same size. An object's mass per unit volume is called its density. In the present case, lead has more density than wood. Density is often expressed in grams per milliliter or gram per cubic centimeter. Okay. अगर आपको कहा जाए कि हेवियर कौन सा है, वुड या फिर लेड, तो आप क्या बोलेंगे, आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों के मासेस को इन इक्वल वॉल्यूम ऑन अ बैलेंस, है ना। तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि जो पीस है लेड का उसका मास वुड की पीस से ज़्यादा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इट्स डेंसिटी। तो इस केस में क्या है, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है यानी जिसका मास ज़्यादा है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ लेड इज मोर देन वुड। तो डेंसिटी को एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम्स पर मिलीलीटर या फिर ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। डू यू नो, number 1, the density of an object is its mass per unit volume. Number 2, the density of a specific kind of matter is a property that helps to identify it. Number 3, objects with a density less than 1 gram per milliliter, which is the density of water, will float on water. Objects with a density greater than 1 gram per milliliter will sink. देखिए, जो डेंसिटी होती है ना किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो है इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम, और जो डेंसिटी है किसी स्पेसिफिक काइंड ऑफ मैटर की, वो प्रॉपर्टी है जो जिससे हम उसे आइडेंटिफाई करने में हम यूज़ कर सकते हैं या आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करते हैं। वो ऑब्जेक्ट जिनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है वो पानी में फ्लोट करते हैं, यानी कि 1 ग्राम पर मिलीलीटर से कम होता है, और जिनकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होती है वो पानी में सिंक करते हैं। 1.14 डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। Number 1, structures. Living things are made up of cells, while non-living things are made up of molecules. Number 2, growth. Living things can grow and develop, whereas non-living things do not grow and develop. However, they can be made to change their form. Number 3, movement. Living things move from one place to another to find food, shelter, and fulfill other needs. Non-living things are fixed at one place and do not move on their own. They can be moved by some external force. तो देखिए अब डिफरेंस क्या है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। लिविंग थिंग्स आपके सेल से बने हैं, जबकि आपके नॉन लिविंग थिंग्स मॉलिक्यूल से। लिविंग थिंग्स आपके ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो या डेवलप नहीं करते हैं, हालांकि हम उनमें कुछ चेंज कर सकते हैं उनके फॉर्म्स में। लिविंग थिंग्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं फूड की तलाश में, शेल्टर की तलाश में, अपनी बाकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स अपनी एक जगह पे फिक्स्ड होते हैं। बट हाँ, उनको मूव कर सकते हैं बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स ओनली। Number 4, response to stimulus. Living things react to the changes around
Them while non-living things do not show any response to stimulus. Number 5, reproduce. Living things reproduce things of their own kind and have a lifespan. Non-living things neither reproduce nor do they have a lifespan. अब देखिए लिविंग थिंग्स जो हैं अपने रिएक्ट करते हैं चेंजेस जो होते हैं, जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो कोई रिस्पॉन्स नहीं शो करते स्टिमुलस की तरफ। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं जबकि नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करते, ना ही उनका कोई लाइफ स्पैन होता है। 1.15 differences between plants and animals. Both plants and animals are living things but they have the following basic differences. देखिए अब प्लांट्स एंड एनिमल्स है तो लिविंग थिंग्स, बट बावजूद इसके इनके बीच में कुछ आपके बेसिक डिफरेंसेस भी हैं। सो बेस ऑफ डिफरेंस नंबर 1 इज न्यूट्रिशन. Using sunlight, plants make their own food by the process of photosynthesis. Leaves of plants contain chlorophyll and trap the sun's energy and use it to produce food. The food is produced when the plants chemically combine water and carbon dioxide. This is known as holophytic type of nutrition or autotrophic nutrition. Animals do not make their own food. They depend on the food made by plants and on the plant eaters. Animals therefore are heterotrophs and are known as consumers. They consume food in the form of solid organic matter. Their method of food intake is known as holozoic. अच्छा देखिए बेसिक जो पहला जो डिफरेंस है आपका वो है न्यूट्रिशन का. अब प्लांट्स जो है अपना खाना खुद से बनाते हैं सनलाइट की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से. अब क्लोरोफिल क्या करता है कि वो सन की एनर्जी को ट्रैप करता है जिससे प्लांट को हेल्प मिल जाती है खाना बनाने की. तो इसे क्योंकि अपना खाना खुद से बनाते हैं तो उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉप. ओके, एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या फिर इसे कहा जाता है होलोफाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. राइट. अब एनिमल्स अपना खाना तो खुद से नहीं बना सकते, रादर ये प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए या फिर दूसरे एनिमल्स में. तो इसीलिए एनिमल्स को कहा जाता है हेटेरोट्रॉफ्स बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, या फिर कंज्यूमर भी. तो ये जो मैथड इनका जो मैथड होता है ना फूड इनटेक, दैट इज नोन एज होलोजोइक. Number 2, locomotion. Animals move from place to place to find food and shelter. They move in many ways. Fish swim, kangaroo hop, while birds fly. Plants do not move in the same way as animals do. Only their parts move. They can move or bend their parts in response to light, water, gravity, touch, etc. The stems of the common house plant devil's ivy bend towards the sunlight coming through windows. Its leaf turn to catch the sun. Freeze. अब एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं बट प्लांट्स करते हैं, प्लांट्स नहीं करते. सिर्फ उनके कुछ पार्ट्स हैं जो बेंड करते हैं. जैसे सनफ्लावर है, सनफ्लावर आप लगाएंगे तो वो देखिएगा हमेशा सन की तरफ वो टर्न कर लेगा. इसी तरह से एक हाउस प्लांट है डेविल्स आई, वो भी सनलाइट की तरफ आपका बेंड हो जाएगा जिससे वो मैक्सिमम सन रेज को कैच कर सके. नंबर 3, ग्रोथ. Different animals grow at different rates. A human will grow from a newborn baby to an adult in about 18 years, but puppies become adult dogs in a few years only. Growth in animals is sometimes dramatic. For example, a tadpole in a few weeks grows into a frog and a caterpillar soon grows into a butterfly. Usually, the growth in animals saturates at one stage. Plants grow faster and in more directions in their early stages. Branches and roots grow in all directions for carbon dioxide, for photosynthesis, and water and mineral salts from the soil. Plants usually keep on growing throughout their life. अब डिफरेंट एनिमल्स का जो ग्रोथ रेट है वो डिफरेंट है. ठीक है, जैसे कि ह्यूमन को न्यू बॉर्न से एडल्ट बनने में 18 साल लगते हैं. ओके, पपीज़ कुछ ही साल में अडल्ट हो जाते हैं. इसी तरह से टेडपोल को कुछ वीक लगते हैं एडल्ट फ्रॉग बनने में. कैटरपिलर जो है बटरफ्लाई में बहुत जल्दी चेंज हो जाता है. ओके, बट और यूजुअली जो ग्रोथ होती है ना एनिमल की एक पॉइंट पे, एक स्टेज पे जाके वो सैचुरेट हो जाती है. प्लांट्स ऑन द अदर हैंड वो फास्ट ग्रो करते हैं मोर डायरेक्शंस में. आपने देखा होगा प्लांट्स की ब्रांचेस रूट्स ग्रो करती हैं ऑल डायरेक्शंस में, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, वाटर और मिनरल्स के लिए. राइट. एंड प्लांट्स यूजुअली इनका ग्रोथ रेट क्या होता है, थ्रू आउट देयर लाइफ ये ग्रो करते रहते हैं. नंबर 4, सेल स्ट्रक्चर. Plant cells and animal cells are different as follows. Number 1, the rigid cell wall is found only in plant cell. It is not present in animal cells. This structure helps in giving protections about the plant. Number 2, lysosomes are common in animal cells but not often observed in plant cells. They are involved with the digestive activities of the cells. Number 3, chloroplast found only in plant cells. They help the plant to make its food. अच्छा, अब कुछ
सेलुलर स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस है प्लांट्स एंड एनिमल्स के, जैसे कि सेल वॉल जो है आपके सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, ये एनिमल सेल में नहीं होती। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये एक एडिशनल प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। लाइसोसोम्स आपके एनिमल सेल्स में होते हैं बट ये प्लांट सेल में नहीं होते। ओके, एंड जो क्लोरोप्लास्ट हैं, जैसे आपको पहले भी बताया था, ये सब प्लांट सेल में पाए जाते हैं और ये प्लांट को खाना बनाने में हेल्प करते हैं। Key points: all living things have cellular structure and adapt to their environment. Living things are able to move, grow, reproduce, respond to a stimulus and perform certain chemical activities, etc. Animals move freely and have a compact body. In plants, only their parts move. Different organisms grow at different rates. The process by which living things produce the same type of living thing is called reproduction. A stimulus is any change in the environment or surroundings of an organism that produces a response. A response is some action or movement of an organism. A plant cell contains cell wall and chloroplasts which are not found in animal cell. Birds have light, hollow bones which help them in flying. Adaptation is the process in which a living organism learns to survive and reproduce in its environment. General properties of matter include mass, weight, volume, and density. Mass is the amount of matter in an object. Remember that. The amount of space an object takes up is called its volume. An object's mass per unit volume is called its density. Living things move from one place to another. Non-living things are fixed at one place. Plants make their own food, but animals can't make their own food. Chloroplasts are found only in plant cells. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।